नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी ने कल लोकसभा में अपनी पहली स्पीच दी। अभी हाल ही में वायनाड केरल में लोकसभा के उपचुनाव हुए। वायनाड की सीट राहुल गांधी के पास थी, जो उन्होंने छोड़ी और उस पे उपचुनाव में प्रियंका गांधी जीत कर आई। पूरा देश बड़ी उत्सुकता के साथ सोनिया गांधी को सुनना चाहता था। वो मौका कल आया। पूरी कांग्रेस बड़ी आस के साथ प्रियंका की तरफ देख रही थी, प्रियंका गांधी को सुनना चाहती थी। कल वो समय आया। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विशेषज्ञ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, चाहे वो इंडी अलायंस के सारे नेता हों, जो इस आस के साथ जो है इस समय का इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका गांधी आएंगी, एक नई बयार लेके आएंगी, वो गठबंधन में जान फूंक देंगी। कांग्रेस ऐसे देख रहे थे कांग्रेसी कि प्रियंका गांधी आएंगी, ताजगी लेके आएंगी पार्टी में। वो विपक्षी दल और एनडीए अलायंस भी देख रहे थे कि भाई प्रियंका गांधी आएंगी। अब हम देखते हैं कि वो राजनीति में कितनी बड़ी खिलाड़ी साबित होती हैं। तो कल सभी प्रियंका गांधी के उस भाषण को, उस स्पीच को सुनने की उत्सुकता लिए टीवी के सामने बैठ गए जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। मैं भी बैठा। चर्चा थी संविधान पे। प्रियंका गांधी ने कई विषयों पे बोला, लेकिन कुछ नयापन नहीं था, कुछ विशेष नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो उनकी एक छवि गढ़ता, एक ऐसी छवि गढ़ता कि लगता हाँ अब कांग्रेस जो है पुनर्जीवित हो जाएगी और चल पड़ेगी आगे। क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को स्टैग्नेंट कर रखा है, रोक के रखा हुआ है एक जगह, क्योंकि उनके मुद्दे भी एक ही जगह रुके हुए। उनकी घड़ी की सुई एक जगह ही अटक जाती। अडानी 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 अडानी, हमारे देश के मशहूर उद्योगपति जो कई व्यवसायों में हैं, जो देश को इतना टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो विश्व में टॉप रैंकिंग जितने भी बिजनेसमैन हैं उनमें उनका शुमार होता है, देश का नाम होता है। इतना बड़ा उनका जो है व्यवसाय है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है देश में, विदेश में, अक्रॉस द कंटिनेंट, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह उनकी प्रेजेंस है। और वेरिड बिजनेसेस में ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, ये हमारे लिए गुरूर की बात होनी चाहिए। यदि हमारे देश में ऐसे बिजनेसमैन नहीं होंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? हम तो कहते हैं हमारे पास 100 अडानी होने चाहिए। खैर, बात हम कर रहे थे प्रियंका गांधी जी की। तो प्रियंका गांधी जी ने जैसे राहुल गांधी की सुई अडानी पे अटकती है, फिर जाति जनगणना पे अटकती है, फिर ईवीएम पे अटकती है,
और एक समय वो कुछ ऐसा गढ़ के लाते हैं। कभी राफेल राफेल रटते थे, पूरी तरीके से वो बेकार हो गया, एकदम फुस हो गया वो। फिर चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उन्हीं की पार्टी के अंदर जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो स्वयं को एक नेता के रूप में देखते हैं, उन्हें पता है कि जनता की नब्ज क्या है, और जिनमें हिम्मत है तन के खड़े होने की थोड़ा सा, वो बोलते हैं राहुल गांधी से कि नहीं, ये मुद्दा नहीं चलेगा, ये जनता के दिलों को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये यथार्थ से परे है। कुछ ऐसा चुनो जो जनता तक पहुंचे। लेकिन किसी की सुन ले तो वो राहुल गांधी क्या। कल के प्रियंका गांधी के भाषण में जो खास चीज दिखी वह यह थी कि वो कोई ताजगी, कोई नयापन लेकर के नहीं आई हैं। उन्हें राहुल गांधी की ही लाइन पर चलना है। अब भाई देखिए, दो चीजें हो सकती, या तो वो राहुल गांधी पे की लाइन पर चलने के लिए विवश हैं कि दो लोग दो अलग दिशाओं में नहीं जा सकते, यहां तक समझ में आता है। राजनीतिक दृष्टि से यह सही भी है, हो सकता है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स उठाने चाहिए थे, ऐसे बिंदु पकड़ के चलने चाहिए थे जो न इस कांग्रेस की या राहुल की मंशा के विपरीत होते, कि राहुल जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों पर उनसे विपरीत आप बात कर रही हैं। ये आपको करना भी नहीं चाहिए था, उसी पार्टी में रहते हुए, उसी परिवार की रहते हुए। हाँ, राहुल को पहले चुप करा लें कि ये मुद्दे नहीं चलेंगे, ये मुद्दे चलते नहीं है, जनता इन्हें सत्य नहीं मानती है, जनता इन पे भरोसा नहीं करती है, और राहुल को भी मना लें और स्वयं भी ना बोले। ये तो हो सकता है राजनीति में। लेकिन राहुल एक दिशा में एक मुद्दे पे बोल रहे हैं, आप दूसरी दिशा में बोले, ये नहीं सही है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। लेकिन हां, आप उन मुद्दों से बच सकती थी जो राहुल गांधी अभी तक उठाते आए हैं और जो कहीं पहुंचते नहीं दिखते, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल को कहीं पहुंचाते नहीं दिखते। और कल की बहस का जो है विषय भी बहुत ही ब्रॉड था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। संविधान पे चर्चा हो रही थी, बहुत से जो है पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पे अपनी बात रखी। लेकिन आप आके ईवीएम और बैलेट पेपर पे ही अटक गए। अब आप बताएं मुझे प्रियंका गांधी जी, आप ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं और 1 महीना भी नहीं हुआ जब आप उसी ईवीएम के जरिए 4000 से अधिक मतों से जीत कर आई हैं। तो आपकी बात जनता तक कैसे पहुंचेगी? जनता उस पर क्यों भरोसा करेगी? पहली बात तो आप, जैसे कि आप लोगों का, मैंने एक राहुल गांधी का एक देखा है कि शायद उनकी मानसिकता ये है कि वो समझते ये हैं कि जनता को बस बरगला करके काम निकाला जा सकता है। जनता वही है जो 75 साल पहले थी, कि उसको बहला लो, फुसला लो, बरगला लो, काम निकल जाएगा। नहीं भाई, जनता वो नहीं है। जनता जागरूक है, जनता सचेत है, जनता अपनी आकांक्षाओं को पर देना चाहती है और आप उनके पर कतरना चाहते हैं। तकनीकी युग में आप उनको जो है इतने पूरा काल में लेके जाना चाहते हैं। तब जनता बरगलाने में 75 साल पहले आ जाती थी, क्योंकि जनता तक सच नहीं पहुंचता था। बात को नोट करिएगा, हम जनता तक, आम जनता तक सच नहीं पहुंचता था। पुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से।
सच पहुंचता ही नहीं था। वही पहुंचता था जो कुछ खास लोग चाहते थे, तो जनता बरगलाने में आ जाती थी जब उसे सत्य का भान ही नहीं होता था, सत्य का पता ही नहीं होता था। आज का दौर सूचना क्रांति का दौर है। टेलीविजन हैं, ना जाने उसमें कितने चैनल्स हैं, हर हाथ में मोबाइल है। तो अब जनता को आप बरगला नहीं सकते, और कुछ समय के लिए बरगला भी लें तो बरगला के ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को समझना होगा, और दूसरे भी ऐसे नेता जो इन्हीं रास्तों पे चलते हैं, चाहे अखिलेश हो गए, चाहे केजरीवाल हो गए। तो बात हम कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी की। भाई, देश में एक मजबूत, एक सार्थक, एक सकारात्मक, एक सृजनात्मक, एक जागरूक विपक्ष हो, लोकतंत्र दुगनी गति से चल पड़ता है। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे पास विपक्ष के नाम पे कुछ नहीं। हर तरह की कार्यवाही को, हर तरह के सकारात्मक चीज को, कॉन्स्ट्रक्टिव चीज को, रचनात्मक चीज को रोकना, उसको लटकाना, अटकाना, भटकाना, सिर्फ यही विपक्ष का काम रह गया है। संसद को ना चलने देना, तो विपक्ष का काम ये नहीं होता है। सरकार क्या बिल ला रही है, उसका बड़ी गहनता, गूढ़ता के साथ अध्ययन होना चाहिए। सरकार से कुछ छूट गया है, वो सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, सरकार को चिताना चाहिए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या इसमें यह भी होना चाहिए। लगे कि आप जागरूक हैं, आपकी दृष्टि पूरी तरीके से सरकार पे बनी हुई है, आप पूरी तरीके से वॉचफुल हैं। ये विपक्ष का काम होता है। सरकार जो कार्य कर रही है उसमें कुछ कमी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि A to Z सब कुछ खराब होता है। जो विपक्षी पार्टी A to Z सब कुछ खराब मान के चल दे तो वो राजनीति रचनात्मक नहीं है। हां, हर चीज में कहीं कुछ खराब हो सकता है, वही आपको ढूंढना है, यही विपक्ष का काम है। और जो आपने ढूंढ लिया वो जनता तक पहुंचा तो जनता ने भी कहा भाई वाह, ये तो होना चाहिए। जनता की नजरों में आप कहीं ना कहीं बस गए, चढ़ गए। आने देते अगले इलेक्शन में, जनता आपको मौका दे सकती थी। बरगला के आप आ नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। धोखे धड़ाके से आ गए तो चल नहीं सकते। कुछ मूल तत्व होने चाहिए आप में, कुछ आपका ही आपके अंदर होना चाहिए। हां, अब ये लोग पहली बात तो स्वस्फूर्त बोलते नहीं, किसी ने इन्हें कागज थमा दिया तब बोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे ईवीएम पे, तो प्रियंका गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। अब बैलेट पेपर का ईवीएम जिससे आप जीत के आई हैं, इतने बड़े मतों से, 4 लाख से अधिक वोटों से जीत के आई हैं प्रियंका गांधी, और आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे, तो ये किसके गले उतरेगा? फिर दूसरा एक मुद्दा इन्होंने उठाया किसानों का, क्योंकि आपको पता है किसान जो है हरियाणा के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, यहाँ पे जो है वो डटे हुए। भाई नोएडा के बॉर्डर पे आते हैं तो वहां पे तो योगी जी को आप जानते हैं कि कानून जो है और लॉ एंड ऑर्डर से वो किसी तरीके का समझौता कर ही नहीं सकते। वो बहुत ही स्पष्ट रहते हैं। तो जो भी इस तरीके के आयोजनों और आंदोलनों को लीड कर रहा होता है उसे पता होता है कि हमसे जरा सा भी दाएं बाएं हो गया तो योगी जी बख्शने वाले नहीं हैं, और वो अपने आप को पूरी तरीके से स्पष्ट करके चलते हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के पैमाने पे, के राह पे चलते हुए आप कुछ भी करिए,
लेकिन अगर जो माहौल बिगड़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इतनी हिम्मत वहां पे कोई दिखाने की कोशिश नहीं करता है। लोगों की जो आदत है वो तो सामने निकल के आएगा। आप देखते हैं कहीं जो है बहराइच हो जाता है, कहीं संभल हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये होता रहता है। लेकिन उनको अच्छा सबक सिखाया जाता है, अच्छा सबक सिखाया जाता है और डरते हैं लोग। जो चीजें लंबी खिंच सकती थी वो कम समय में समाप्त हो जाती हैं, जो बड़ी हो सकती थी वो छोटे में ही निपट जाती हैं, क्योंकि भाई जिसकी फितरत है वो फितरत से तो आ जाएगा। खैर, तो ये बात है। अब प्रियंका गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया और जिस राज्य का चयन किया उदाहरण देने के लिए, वो हिमाचल प्रदेश का दिया। अब प्रियंका गांधी को वो स्पीच किसने लिख के दी थी? क्या प्रियंका गांधी को इतना भी पता नहीं कि हिमाचल प्रदेश में खुद उन्हीं की सरकार है, सुक्खू जी की, जो ढेर सारे जो है फ्री और मुफ्त की चीजें देने का वादा करके आए थे और हिमाचल को बैंकरप्ट कर रखा है ऑलमोस्ट। इतना भी कोष नहीं बचा है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कि अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। हिमाचल हाउस दिल्ली का जो है वो बिकने की कगार पे आ गया है, कोर्ट ऐसा कहती है। क्या आप इसे बेच करके आपके ऊपर जो भी जो है आपके ऊपर बनता है उसे आप चुकाएं? तो प्रियंका गांधी ने किसान का मुद्दा उठाया और राज्य चुना उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश। अब भाई उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है और किसान परेशान है, किसान सेब उगाते हैं। तो सेब पेड़ों पे होता है, पेड़ लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फलदायी हो जाते हैं, तो फल देते हैं, ठीक। किसान के मुद्दे को, हिमाचल के मुद्दे को, हिमाचल के किसान के मुद्दे को फिर इन्होंने अडानी से जोड़ दिया प्रियंका गांधी जी ने, कि जितने स्टोरेज हैं उस पे सिर्फ एक इंसान का ही कब्जा है। भारत में जितनी भी चीजें हैं उस पे सिर्फ एक इंसान का ही कब्जा है। भाई मैंने पता करने की कोशिश की, नहीं ये नहीं पता, ये तो हमें पता है कि अडानी जी का कब्जा नहीं है, हर भारतीय का हर चीज पे कब्जा है, ठीक है। अडानी जी अपनी मेहनत, अपने योग्यता के बल पे जितना जो है वो व्यवसाय में है, तो वो व्यवसाय में अपने आप को बढ़ाना चाहेंगे और जो भी उनको जो है अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलती है तो जितना ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ वो ले सकते हैं अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, वो लेते हैं। अच्छी बात है, यही होना चाहिए। तो मैंने पता किया तो मेरे ज्ञान में आया कि टोटल 21 स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज कह लें आप, हिमाचल में, जिसमें से 3 है अडानी के पास, 7-8 हैं सरकार के पास, बाकी जितने 11-12 बचते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है और काफी दिनों से। तो पहली बात कि यदि आप सिर्फ 3 है उनके पास तो फिर भी आपको आपत्ति है, तो सरकार आपकी है जी हिमाचल में। हिमाचल के लॉ एंड ऑर्डर और हिमाचल का जो वहां पे जो है आपकी ही चलेगी। आप उनसे कहिए कि भाई हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप यहां से जाएं। क्यों नहीं किया आपने? भाई मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने रिलायंस के जो आउटलेट्स हैं, रिलायंस डिजिटल हो गया और जितना भी जियो मार्ट हो गया और ये जितने हैं, तब वो उन्होंने इसमें कदम रखा ही था। मायावती को क्या सूझा, उन्होंने कहा कि भाई हम रिलायंस को यूपी में आने नहीं देंगे, और मायावती ने रिलायंस को यूपी में आने नहीं दिया जब तक वो 5 वर्षों तक कार्य जो है सत्ता में रही। तो भाई हिमाचल में आपकी सरकार है, मायावती ने सही किया गलत किया वो उसका दूसरा लुक है। मैं एक सरकार की बात कर रहा हूं, किसी राज्य में कोई सरकार है तो वो ऐसे निर्णय लेती है तो वो निर्णय ही लागू होता है, वो निर्णय ही चलता है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। तो 21 कोल्ड स्टोरेज में से अगर जो 3 अडानी के पास हैं
तो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन होता है, और 3 अगर जो उन्होंने लिए हैं तो कब लिए हैं, और 3 ही लिए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर जो आपको परेशानी है तो आप कहिए भाई ठीक है, हम आपके साथ आप नहीं चल सकते, आपको जो है इसमें नहीं रख सकते, आप यहां से जाइए, हम दूसरे को अवसर देना चाहते हैं। ऐसा तो आपने किया नहीं, आप अडानी अडानी कर रहे हैं। तो कुछ देर में ही लोगों को लग गया, कुछ नयापन नहीं है, कुछ ताजगी नहीं है, कोई संजीवनी लेकर के नहीं आई है कि कांग्रेस में प्राण फूंक दें। कोई संजीवनी लेकर के नहीं आई है प्रियंका गांधी। इसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, फिर वही राहुल गांधी की जातियों में गिनो, जातियों में बांटो, समाज को जितना बांट सकते हो बांटो, और समाज के विशेषता हिंदू को बांटो क्योंकि उनके वोट बैंक तो फिक्स है। उसमें छोटे छोटे अंक और जोड़ दिया तो उनकी जो है सरकार बन गई। अब ये इस चीज ने और ज्यादा निराश किया कि आपको कम से कम जातियों की बात नहीं करनी चाहिए थी, पूरा समाज एक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक हों। सबसे बड़ी बाधा जो हमारे देश में है वो ये है कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिया गया, शरीयत मानने को उनको जो है आजादी और छूट मिल गई, जिससे वो सरकार जो है पूरे देश के साथ और शेष जनता के साथ एक रूपता से वो मिल नहीं पाते हैं, और इन्हीं की देन है कांग्रेस की। भारत का हर नागरिक वो एक दिखना चाहिए, एक होना चाहिए, कानून के नजरिए से, हर नजरिए से। खैर, तो जातिगत जनगणना की जो बात की, इसने और ज्यादा जो है एकजुट, समाज को एकजुट रखना, एक रूप रखना, ये भी उनसे नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है तकलीफ हुई। फिर उन्होंने अगला मुद्दा उठाया हाथरस और संभल का। कितने दिनों से हाथरस का केस कब का है और उसकी सत्यता क्या है वो सब उजागर हो गई, लेकिन चूंकि उसमें जो है एक विशेष एंगल जाति या मजहब का जुड़ जाता है, तो ये लोग उसके पीछे जो है उसको कब तक ढोते, सारी जनता को पता चल गया। पहली बात तो तिल का ताड़ बना देना, फिर उसको ढोते रहना। तो ये भी चीज जो है लगा कि देखिए भाई, प्रियंका गांधी जी जो है लगा कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, तो बंद मुट्ठी से तो लगा कि सोने हीरे जवाहरात निकलेंगे, रत्न निकलेगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। तो प्रियंका गांधी ने जो चीज भी कहा उसमें वो बहुत अच्छे मुद्दे उठा सकती थी, बहुत अच्छे मुद्दे उठा सकते थे। किसी भी देश में कोई भी सरकार चाहे जितना अच्छा कार्य कर रही हो, लेकिन मुद्दों का इतना अकाल नहीं हो सकता। और मुद्दों का अकाल हो भी जाए तो आप ऐसे विजन सामने रखिए कि सरकार फला फला जो है क्षेत्र में ये कर रही है, हम इससे, हमारे पास इससे बेहतर विकल्प है, हम इससे और बेहतर देंगे और दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ जनता जो है ऐसी आस लगाए बैठी थी, और कांग्रेसी भी ऐसी आस लगाए बैठे थे। फिर उन्होंने कहानी सुनाई, जैसे कि राहुल गांधी भी सुनाते हैं। अब वो कहानी, उसको खुद कितना जानती थी, उस कहानी से खुद कितना परिचित थी, वो कहानी कितनी प्रासंगिक थी कि भाई राजा है वो भेष बदल के जनता के बीच में जाता है, जिससे जनता की परेशानियां उसे पता चल सके। लब्बो लुआब जो है उस कहानी का यही था। और मोदी तो कभी जनता के बीच में जाते ही नहीं, वो तो राजा बने बैठे। अब ये तो जनता जानती है कि मोदी से ज्यादा जनता के बीच में कौन जाता है। फिर संविधान की बात की, संविधान खतरे में, मतलब हर चीज वही। कभी कभी तो ये कह देते हैं कि पैकेट नया है माल पुराना है, लेकिन यहां तो पैकेट भी पुराना माल भी पुराना। ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी को लोगों ने देखा नहीं था, देखा था, सबने देखा था।
काफी दिनों से वो राजनीति में दखल लेती आई हैं, जब से उनकी माताजी चुनाव लड़ती आई हैं। तो जब संविधान की बात की तो राजनाथ सिंह ने कहा कि एक नेता है जो अपने जेब से संविधान निकाल के दिखाते हैं संविधान की, उनको नहीं पता कि संविधान में क्या लिखा है, उन्हें संविधान का ना मान है ना सम्मान है, और जेब से संविधान निकालते हैं। तो इसमें कुछ अजीब अचरज की बात नहीं है, क्योंकि इनके परिवार के लोग संविधान को जेब में ही रखते आए। अब ये कटाक्ष कितना सटीक जो है निशाने पे लगा। तो खैर, प्रियंका जी से जैसी आस थी, जैसी उम्मीदें बंधी हुई थी, मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा कांग्रेसियों की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, उस आस पे प्रियंका गांधी दूर दूर तक खरी नहीं उतर सकी। जो कल उन्हें लोकसभा में बोलने का अवसर मिला, उसका उन्हें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए था। आज इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले अंक में। मैं YouTube पे नया हूं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत दिनों से मैं वक्ता हूं, लेकिन YouTube पे मेरा ये जो है, ये मेरी नई शुरुआत है, कुछ 2 हफ्ते भी नहीं हुए। कृपया सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।